सबसे पहले बात गांधी परिवार की उस वुमनिया की जिसके बदले बदले अंदाज को देखती रह गई सारी दुनिया। बात प्रियंका गांधी की हो रही है। कभी स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक डांस, कभी चौके के बाहर बैठकर खाना, और असम में प्रियंका गांधी चाय के बागान में पत्तियां चुनती नजर आई। प्रियंका गांधी फुल ऑन चुनावी मोड में है। प्रियंका का नया अवतार सुर्खियां तो खूब बटोर रहा है, लेकिन सवाल भी पैदा कर रहा है। आखिर इस नए अंदाज के पीछे की वजह क्या प्रियंका नई पहचान बनाने उतरी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या प्रियंका की ये चुनावी आंधी और ये स्टाइल वाकई में जमीन पर कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएगा? संगम में पवित्र स्नान, काशी में लंगर चखा, असमिया गमछा, पारंपरिक डांस और अब चाय बागान में पत्तियां चुनती प्रियंका। चुनाव आए और फिर एक बार प्रियंका गांधी मैदान में उतरी, लेकिन इस बार स्टाइल नया था, बिल्कुल अलग था। कांग्रेस की वुमनिया का ये नया अंदाज ऐसा था कि दुनिया देखती रह गई। सबसे पहले असम के चुनावी दंगल में प्रियंका का लेटेस्ट एक्शन देख लीजिए। जगह थी आसाम का सधारू, मौका था चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात। असमिया रंग में रंगी थी प्रियंका। प्रियंका गांधी जब इन मजदूरों के बीच पहुंची तो चाय पत्तियां चुनने वालों की तरह ही माथे पर पट्टा था। पीठ पर बंधी थी चाय बागान में इस्तेमाल की जाने वाली टोकरी, और एक एक कर नफासत के साथ प्रियंका चाय की पत्तियां चुन रही थी। प्रियंका गांधी का चाय के बागान में जाना और मजदूरों के साथ चाय की पत्तियां चुनना कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। पहले 3 घंटों के अंदर ही अकेले ट्विटर पर प्रियंका गांधी के इस वीडियो को 15,000 से ज्यादा व्यू मिल चुके थे। इतने ही वक्त में यूट्यूब पर इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए 20,000 से ज्यादा व्यू मिल चुके थे। यानी प्रियंका गांधी का चाय पत्ती चुनना हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका था। पिछले 1 महीने के अंदर प्रियंका गांधी की हर तस्वीर बता रही है कि वो जमीन के आदमी से जमीन तक पहुंचकर जुड़ना चाह रही हैं। प्रियंका की इन तस्वीरों को देखकर यकायक कुछ सवाल उठने लगे। प्रियंका के अचानक नए अवतार में सामने आने की वजह क्या है? क्या ये प्रियंका की बड़ी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है? क्या प्रियंका का ये एक्शन वोट की टेंशन को मिटा पाएगा? सिर्फ प्रियंका ही नहीं, दक्षिण में राहुल गांधी भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी राहुल गांधी मछुआरों के साथ समंदर में डुबकी लगा देते हैं, तो कभी बच्चों के साथ डांस की मस्ती में शामिल हो जाते हैं। और तो और इस बार राहुल पुशअप करते भी नजर आए। ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार से निकले सियासतदान अलग मूड में दिखे हों। इंदिरा गांधी की वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब वो लोगों के हाथों में हाथ लेकर नाचती नजर आई थी। राजीव गांधी की राजनीति के पन्नों पर भी ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं, और सोनिया गांधी भी लोगों से करीब जाकर जुड़ चुकी हैं। राहुल और प्रियंका ने भी अचानक अपना पीपल कनेक्ट का आइडिया बदला है, लेकिन दोनों के नए रूप रंग को गौर से देखें तो लगता है मानो ये मोदी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। साल 2014 के चुनाव प्रचार से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां की तस्वीरें इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं, वहां के कल्चर, वहां की बोलचाल को अपना लेते हैं। प्रधानमंत्री चलती हुई गाड़ी से अचानक रुककर किसी बच्ची से हाथ मिलाने लगते हैं, तो कभी भीड़ में जाकर भीड़ को अपना बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी स्टाइल और सक्सेस रेट को कांग्रेस पार्टी ने पहचान लिया है। तभी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इसी स्टाइल में प्रचार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बदला हुआ चुनाव प्रचार का स्टाइल कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? प्रियंका गांधी के हालिया पॉलिटिकल रिकॉर्ड की बात करें तो कोशिश और नतीजों में जमीन आसमान का फासला नजर आता है।
2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में औपचारिक पद लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने पिछले परफॉर्मेंस में बड़ा इजाफा नहीं कर पाई और यूपी में तो मानो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। एक बार फिर प्रियंका चुनावी मौसम के महाभारत में उतरी हैं। इस बार स्टाइल स्टेटमेंट नया है और शायद हर कांग्रेसी दुआ कर रहा होगा कि सालों पुराना नारा सार्थक हो जाए। प्रियंका नहीं आंधी है, ये दूसरी इंदिरा गांधी है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रियंका और राहुल भले ही अलग अंदाज में जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही कलह देखकर लगता है कि गांधी फैमिली के लिए सियासी लड़ाई आसान नहीं होने वाली। बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से कथित पॉलिटिकल अलायंस को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने निशाना साधा। अपने ट्वीट में आनंद शर्मा ने लिखा, आईएसएफ जैसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है, जो कि गांधी और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता वाले सिद्धांत पर आधारित है। इन मुद्दों पर कांग्रेस समिति में चर्चा होनी चाहिए। आनंद शर्मा ने सवाल उठाए तो बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन ने भी ट्वीट से जवाब दिया और लिखा, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, ना कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और पीएम की तारीफ करते वक्त सोचे। हालांकि बाद में आनंद शर्मा से बयान आया कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन बंगाल में अलायंस के मुद्दे पर उठे सवालों से उन्होंने किनारा नहीं किया। यानी सतह के नीचे आनंद शर्मा या उन जैसे वरिष्ठ नेताओं का गुस्सा अभी भी कायम है, जो राहुल और प्रियंका की मेहनत पर पानी फेर सकता है। आगे बढ़े। प्रियंका का ये नया स्टाइल कितना कमाल दिखाएगा ये वोटर फैसला करेंगे, लेकिन बैटल ऑफ बंगाल यानी बंगाल के चुनावी रण का सीन ग्लैमर से लबालब बढ़ता जा रहा है। टीएमसी के परचम तले पहले ही मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां जैसे खूबसूरत चेहरे थे, तो काट निकालने के लिए बीजेपी ले आई पायल सरकार और समृति चैटर्जी। यह बंगाल का वोट युद्ध बन गया है रूप युद्ध, जहां शतरंज की बिसात सियासी महारथी बचाएंगे और वोट खींचने वाले मोहरे होंगे ये चेहरे। टीएमसी की मिमी और नुसरत वर्सेस बीजेपी की पायल और समृति। कुछ ऐसा ही हो गया है बंगाल का चुनावी सीन, जिसमें वोट के लिए मैदान में उतरी हैं ग्लैमर क्वीन। 25 फरवरी को बंगाली सिनेमा के जाने माने चेहरे पायल सरकार ने कमल का परचम थामा, तो अब बीजेपी की अगली कमलधारी बन गई हैं बंगाली फिल्मों का खूबसूरत चेहरा समृति चैटर्जी। इधर सिनेमा से सियासत का रुख हुआ तो उधर मिजाज भी बदला। फिल्मी पर्दे पर रोमांटिक डायलॉग करने वाली ये हीरोइन पॉलिटिकल पंच मारने लगी। আমাদের এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে তুলবো। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस बैटल ऑफ बंगाल में बाहरी अवैध घुसपैठिए जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं, तो वहां भला खूबसूरत चेहरों की एंट्री और वोटर से केमिस्ट्री का क्या कनेक्शन होगा। समझने के लिए जरा बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए। जिस दौर में लेफ्ट की सियासत शबाब पर थी, दिलीप रॉय और माधवी मुखर्जी लाल सलाम की पॉलिटिक्स को चमकाते थे। टीएमसी ने लेफ्ट को ललकारा तो शाउली मित्रा और अपर्णा सेन जैसे चेहरों की एंट्री हुई। दीदी का गढ़ मजबूत हुआ तो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां जैसे चेहरे संसद तक पहुंचे और इसी ट्रेंड में अब पायल और समृति जैसे चेहरे बीजेपी से जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का सिनेमा देश और दुनिया में एक अलग पहचान रखता है, पहचान इंटेलेक्चुअल सिनेमा की। तभी तो टॉलीवुड से आए एक्ट्रेस की चरित्र में भी ये झलकता है। हालांकि वो राजनीतिक मैदान में ज़्यादा धारदार ना हो, लेकिन आम वोटर्स यानी भद्र लोग को अपने पाले खींचने में बहुत हद तक मदद करती है। अब लगता है बीजेपी ने भी सीख लिया है, तभी प्रोसेनजीत से लेकर मिथुन तक शुरू हुआ ये सिलसिला अब श्रावंती और पायल को भी अपने पाले में लाने तक पहुंच चुकी है। भद्र मानुष की इस राजनीति में टॉलीवुड के चेहरों का आना बीजेपी की स्ट्रेटेजी का सिर्फ एक हिस्सा भर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी नेताजी की 125वीं जयंती पर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही आईसीसीआर के कार्यक्रमों का हिस्सा बन चुके हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बंगाल के बुद्धिजीवियों तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी भद्रलोक की राजनीति पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। भद्रलोक यानी बंगाल के वोटर पर सबकी नजर है, क्योंकि बंगाल का चुनाव तय करेगा बीजेपी का अश्वमेध का ये घोड़ा आगे बढ़ेगा या फिर कोई ऐसी सियासी सल्तनत है जो कमलधारियों को रोकने की ताकत रखती है। कोलकाता से तपस सिंह गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
बंगाल में बीजेपी के फिल्मी फॉर्मूले के साथ ही साथ धुआंधार रैलियों का दौर भी शुरू हो रहा है, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री कुल 20 रैलियां करेंगे। पहले मोदी की 25 से 30 रैलियां जो है प्रधानमंत्री की प्लान थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 20 किया गया। प्रधानमंत्री के साथ ही बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह भी बंगाल में तकरीबन 50 रैलियां करेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 50 रैलियां रोड शो करेंगे। इस पूरे प्लान को समझें तो बंगाल के हर बड़े जिले में बीजेपी 2 और हर छोटे जिले में कम से कम 1 रैली को अंजाम देगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की। मोदी जी एक बार कहते हैं और पूरा देश खड़ा हो जाता है। ये एक बार फिर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लेने से पहले वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर डर था, कंफ्यूजन था और रजिस्ट्रेशन जो हो रहे थे वैक्सीन लेने के लिए वो कम हो रहे थे और इसीलिए वैक्सीनेशन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने वैक्सीन क्या ली, देश का मूड और माहौल बदल गया। कल तक जिन वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था, वहां आज वैक्सीन लेने वालों की भीड़ संभालना मुश्किल हो गया। कैसे मोदी का मंत्र वैक्सीनेशन में काम किया, चल गया मोदी मैजिक, देखिए। देखिए, इसमें डरने के बाद कुछ नहीं है, बहुत मामूली से इनोकुलेशन है। मैं यहाँ पे अपने सास के लिए आई हूँ। शी इज़ 85 ईयर्स ओल्ड। मुझे लगता है सबको लेना चाहिए। डरने का कोई बात नहीं, मेरा एज 71 है, बीपी डायबिटीज ऐसे भी है, फिर भी हम आ गए हैं। मोदी जी ने खुद लिया है तो प्रूफ है कि अच्छा ही होगा। हमारे लिए अच्छा है तो लेना पड़ेगा। यह है मोदी का मैजिक और देश का मूड। 24 घंटे में मोदी नाम के इस जादूगर ने हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन की सूरत बदल कर रख दी। मोदी ने वैक्सीन क्या ली, इंडिया वालों के अंदर हर भ्रांति मानो वैक्सीन क्रांति में बदल गई। यकीन ना हो तो जरा तस्वीर देख लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि बिना एक शब्द बोले मोदी देश को कितना बड़ा पैगाम दे गए। मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी लाइन लगी थी। जम्मू में इतने लोग वैक्सीन लगवाने आए कि पुलिस वालों को हालात काबू करने पड़े। बेंगलुरु में भी वैक्सीनेशन के लिए हजारों बुजुर्ग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मोदी ने वैक्सीन की जो डोज ली थी, उससे पैदा हुआ जोश किस कदर देशवासियों के सर चढ़ा, वो आंकड़ों से भी जान और समझ लीजिए। 26 फरवरी तक हेल्थ केयर वर्कर्स में पहली डोज का वैक्सीनेशन रेट 76.6% था। मोदी ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद हेल्थ केयर का वैक्सीनेशन रेट 76.77% पहुंच गया। 26 फरवरी को हेल्थ केयर वर्कर्स की दूसरी डोज का वैक्सीनेशन रेट 62.9% था। मोदी ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद ये रेट 74.25% पहुंच गया। इसी तरह फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीन का रेट पहले 47.7% था, जो मोदी के वैक्सीनेशन के बाद उछलकर 52.8% पहुंच गया। जो वैक्सीन लगवा रहा है उसकी जुबान से बस एक ही बात निकल रही है, मोदी ने वैक्सीन लगवाई तो दिल से सारा डर रफू चक्कर हो गया। जरूर पड़ा है, और वो जब लगा रहे हैं तो हमें भी प्रोत्साहन मिला कि हाँ भाई हमें भी लगाना चाहिए। और एक देश के प्रधानमंत्री होकर जब वो लगवा रहे हैं तो हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या दिक्कत है, प्रोत्साहन है। बिल्कुल जाएगा। मोदी जी ने टीका लगवाया, उनकी उम्र भी 60 से ज़्यादा है और उन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया, तो किसी तरह की भी किसी लोगों को हिचक है या डर है या किसी तरह की भय है किसी तरह का, तो उनको सबका दूर होना चाहिए। कई लोगों का हुआ होगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये पहली बार नहीं है जब कोरोना में मोदी के मन की एक बात करोड़ों हिंदुस्तानियों तक पहुंची हो। थाली, ताली और दिया, कोरोना के लॉकडाउन ने भारत के जनमानस को निराशा में धकेल दिया था। ऐसे में पीएम मोदी आगे आए और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली और थाली बजाने की अपील की। नतीजा क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। इस तरह जब मोदी ने दियों से उम्मीदों की लौ प्रज्वलित करने की बात कही तो देश का कोना कोना दियों की रोशनी से जगमगा उठा। विपक्ष ने पहले तो ये कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, नकली वैक्सीन है, और इसके खिलाफ तमाम बयान दिए थे। और ये कांग्रेस के कई नेताओं ने, राहुल गांधी ने खुद कहा था। जाहिर है कि उनको ये शक था कि ये शायद वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन जाके खुद लगवा लिया है तो तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मेहनत करके, रिसर्च करके, खोज करके और एक ऐसी वैक्सीन डेवलप की है जो कि आमतौर पर भारत में नहीं हो पाती थी। वैज्ञानिक प्रगति का एक नमूना है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मोदी का गमछा, मास्क का संदेश। कोरोना से बचने का मूल मंत्र यानी मास्क भारतवासियों के लिए मानो नया था।
लोग मास्क लगाने से कतरा रहे थे, तब भी मोदी आगे आए, गमछा मुंह पर बांधा और समझाया कि गमछे और मास्क में कोई फर्क नहीं, जैसे गमछा पहनते हैं वैसे ही मास्क पहनिए। नतीजा हुआ कि पूरे भारत ने एकजुट होकर कोरोना की कमर तोड़ दी। एक आवाज आती है और करोड़ों हिंदुस्तानी उस राह पर चल पड़ते हैं। यही है वो मोदी मैजिक, जिसने कोरोना में जन जन तक अपने मन की बात पहुंचाई और कोरोना से जंग के दौरान देश को नई ताकत दी। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ मोदी का वैक्सीनेशन पूरे देश के लिए मिसाल बन गया, लेकिन सियासत की अजब रवायत देखिए कि विरोधियों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर से भी एतराज है। वैक्सीनेशन के दस्तावेजों में पीएम मोदी की फोटो को टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। इस बाबत इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने का दम भी भरा है। दरअसल जिस किसी शख्स का वैक्सीनेशन होता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो उसकी पहली डोज का प्रमाण और दूसरी डोज के लिए टिकट की तरह से काम करता है। इस सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो है, जिसे टीएमसी या पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। सवाल यह है कि ये फोटो तो पहले से सर्टिफिकेट पर है, तो अब टीएमसी को अचानक से सर्टिफिकेट की याद क्यों आ रही है? क्या ये मोदी लहर का डर है जिसके चलते टीएमसी को अब कहीं भी पीएम मोदी की मौजूदगी कबूल नहीं है? देश की आन बान शान हमारा एक्सप्रेसवे, लेकिन मौत का एक्सप्रेसवे बन रहा है और यही हो गई है उस यमुना एक्सप्रेसवे की पहचान, जहां औसतन हर दूसरे दिन एक आदमी दम तोड़ता है एक्सीडेंट के चलते, जहां तकरीबन हर महीने 70 हादसे होते हैं। इस यमुना एक्सप्रेसवे पर इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ गया था। आईआईटी दिल्ली जैसी संस्था ने एक्सप्रेसवे का सेफ्टी ऑडिट किया था, लेकिन अफसोस नाकारा सिस्टम ने न ऑडिट माना न कोर्ट का आदेश, और नतीजा यह हुआ कि इंसानी जिंदगी को खेल समझने वालों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। हर दूसरे दिन एक जिंदगी का दी एंड। हर महीने 714 खतरनाक एक्सीडेंट। हर रोज 20 से ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट। लापरवाह सिस्टम, बेकाबू रफ्तार। 8 साल के अंदर 130 करोड़ की भारी भरकम रकम से बने यमुना एक्सप्रेसवे पर अब लोग कदम रखने से डरते हैं। पता नहीं कब कहां से कोई बेकाबू गाड़ी आए और जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। यमुना एक्सप्रेसवे पर सेफ्टी के जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्यों और कैसे, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कितना खतरनाक है यमुना एक्सप्रेसवे का सफर। साल 2012 से अब तक एक्सप्रेसवे पर 8,571 हादसे हो चुके हैं और इन हादसों में 1,042 लोगों की जान जा चुकी है। एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसों की वजह से 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया था और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स को। सेफ्टी ऑडिट के बाद आईआईटी दिल्ली ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें सुझाव दिए थे, जिसमें एग्जिट रैंप्स पर मेटल बैरियर और एंटी क्रैश सिस्टम लगाना, एक्सप्रेसवे पर स्पीड गन और कैमरे की संख्या बढ़ाना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर रंबल स्ट्रिप की तादाद बढ़ाना, कॉरिडोर की शोल्डर मार्किंग को भी प्लान में शामिल किया गया था। शोल्डर से साइन पोस्ट हटाए जाने थे, डिवाइडर को फ्लश मीडियन से रिप्लेस करना था। लेकिन साल भर से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अधिकारी कान में तेल डाले बैठे रहे और इसी बीच एक और बड़ा हादसा हो गया। 28 फरवरी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने डिवाइडर तोड़कर इनोवा कार को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। यही हादसा लापरवाही के सिंडिकेट के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और ऑडिट से जुड़े अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम वक्त पर जाग जाता तो न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बच जाती। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जो जाना आपके लिए जरूर था खबर कट टू कट स्पेशल में। और आगे देखिए देश की बहस, जिसमें आज बंगाल में चुनावी संग्राम चरम पर कैसे, इस मुद्दे पर होगी देश की बहस जिसे आपने चुना है।